आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 32 खतियानधारी ही लोग जो है नौकरी पा पाएंगे। नहीं। कितना परसेंट होना चाहिए आप बता दीजिए। लोग यही चीज पूछना चाहता है कि बिहारी हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो या दूसरे राज्य के हो, क्या जयराम भाई उनको नहीं रहने देंगे यहाँ? नहीं, बिल्कुल। एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आप अगर मुख्यमंत्री महोदय बन भी जाते हैं, टाइगर जयराम महतो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर बन जाते हैं, तो संविधान के कौन से ऐसे कानून के तहत आप जो आंदोलन कर रहे हैं 1932 का और नियोजन नीति का, जो आधार पे आप दिलवाएंगे, कैसे दिलवा पाएंगे? सबसे पहले चूंकि 1932 की बात इसलिए आती है क्योंकि हमारे पूर्वजों की मांग रही है, ये हमारी मांग नहीं है, ना ये 2023 की पीढ़ी की मांग है। ये जब से झारखंड राज्य बना है तब से हमारी लगातार मांग रही है, क्योंकि 1932 का जो सर्वे हुआ था, जिसको हम लोग अंग्रेजों के टाइम का एक वैज्ञानिक सर्वे कहते हैं, जिसमें लगभग 80% भूभाग का सर्वे रिकॉर्ड तैयार किया गया था, तो उसको एक आधार मानते हुए बाकी जो जेलों का अंतिम सर्वे सेटलमेंट है, जहाँ छूटे हैं उनको आधार मानते हुए, फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास उस समय के राजपत्र होंगे, पट्टानामा होंगे, हुक्मनामा होंगे, उनको आधार मानते हुए, और अंत में भाषा संस्कृति जो झारखंडियत है, उन 4-5 कॉलमों का आधार मानते हुए यहाँ की स्थानीयता को परिभाषित करना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी राज्यों की कोई ना कोई अपनी डोमिसाइल पॉलिसी है, और यही हमारी खूबसूरती है, यही भारत की विविधता है, क्योंकि भारत के संविधान आर्टिकल 1 में स्पष्ट है कि भारत एक ऐसा देश है जो राज्यों का संघ होगा। भारत तो, लेकिन आज तक 2000 से लेकर अब तक कई सरकारें आई, आज तक कोई पास नहीं करवा पाया। बाबूलाल मरांडी का प्रथम सरकार, बाबूलाल मरांडी जी जब आए 2002 में, वो भी डोमिसाइल की तरफ गए थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। कई तरह के हिंसात्मक घटना हो गए, कई लोग बलि भी चढ़ गए इसके, तो उसके बाद उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद रघुवर दास 1985 लेकर आए, 85 लेकर आए, 1985। उसके बाद आपके हेमंत सोरेन सरकार बड़े मजबूत बहुमत से आए, और उसके बाद हेमंत सोरेन ने 32 खतियान को कैबिनेट में, विधानसभा दोनों जगह पास कर दिया। 9वीं अनुसूची के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया, लेकिन उसको भी वापस कर दिया गया। देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको अंग्रेजों के काल से जो झारखंड के साथ होता है उन चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि झारखंड एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पूरे विश्व में खड़ा हो जाइए ना जरा सा, और इधर आना। देखिए, जब हम झारखंड की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो अंग्रेजों के काल से ही आपको समझना होगा। जैसे ही अंग्रेज जाने लगे तो उन्हें आभास हुआ कि इस क्षेत्र में बहुत भारी संख्या में खनिज संपदा है, प्रचुर मात्रा में है, जो पूरे भारत वर्ष को जगमगा सकती है। भारत के अलावे जो हमारे पड़ोसी देश है उनमें जगमगा सकती है। तो उस दृष्टिकोण से लोगों ने इन चीज़ों को सोचा कि झारखंड को एक खुला बाजार रखा जाए। वहाँ अगर डोमिसाइल तय हो जाएगी, अगर वहाँ स्थानीयता तय हो जाएगी, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को, और ऊपर से एक ऐसा राज्य है जो हमेशा अपने जल जमीन जंगल के लिए लड़ा है। अंग्रेजों के कालखंड की बात करें, चौहाड़ विद्रोह की बात करें, तमाड़ विद्रोह की बात करें, बिरसा विद्रोह की बात करें, यानी यहाँ लगभग 150 आंदोलन हुए हैं जो जमीन को बचाने के लिए लड़े हैं। और चूंकि हमारे जमीन पर खनिज संपदा है, अगर हमारे राज्य को विशेष संरक्षण दे दिया जाएगा, विशेष प्रावधान दे दिया जाएगा, विशेष राज्य का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, जो चाहते हैं यहाँ की खनिज संपदा को पूरे राज्य में छोड़कर वितरित किया जाए और उस पर कुछ एकाध लोगों का मतलब अधिकृत्य हो सके, आधिपत्य हो सके, उसी मंशा के साथ उन्होंने कभी इस राज्य में स्थानीयता को परिभाषित होने नहीं दिया। तो राज्यपाल किस बात का हवाला देते हुए इसको वापस किए थे? देखिए, राज्यपाल ने ये कहा कि यहाँ बहुत सारे अन्य राज्यों के लोग भी रहते हैं। तो ठीक है, अगर राज्यपाल ने ये कहा तो हमारे लोग भी तो लगभग 20 लाख की संख्या में अन्य राज्यों में रहते हैं, तो क्या उन्हें वहाँ किसी भी प्रकार की स्थानीयता का लाभ मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं बम्बई हो आया, मैं बेंगलोर हो आया, मैं हैदराबाद होके आया, हर जगह यही है कि आप व्यापार कर सकते हैं, जमीन भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी का लाभ है या फिर जो स्थानीय निवासी कहलाने की जो प्रक्रिया है उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। जैसा कि उन्होंने अपने जो वापस किया उसका हवाला दिया कि जो संविधान का अनुच्छेद 16/3 है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी नागरिक को सामान्य नियोजन में अधिकार है। उसके बाद उसी को लेकर वो वापस कर दिए कि ये नहीं हो सकता है। देखिए, तो आप कैसे करवा पाएंगे? देखिए सर, एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आप अगर मुख्यमंत्री महोदय बन भी जाते हैं, टाइगर जयराम महतो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर बन जाते हैं, तो संविधान के कौन से ऐसे कानून के तहत आप जो आंदोलन कर रहे हैं 1932 का और नियोजन नीति का, जो आधार पे आप दिलवाएंगे, कैसे दिलवा पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, संविधान ने इस बात का जिक्र किया है कि आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो हम लोग कुछ ऐसी प्रक्रिया को लाएंगे जिसका जिक्र उस लाइन में नहीं है, और मुझे लगता है कि जब हम लोग अपने आप को अगर पॉलिसी मेकर की स्थिति में ले आएंगे तो सबसे पहले हम लोग एक बेहतर टीम का गठन करेंगे। लेकिन इस पॉलिसी का पावर आपके पास नहीं। अगर आप सरकार भी बन जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बन जाते हैं, तो नियोजन नीति में कुछ शर्तें लाने का सिर्फ अधिकार मालूम है ना आपको कि संसद को है। राज्य मंडल इसमें कोई भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसीलिए 9वीं सूची में फेंका गया। बिल्कुल, इसीलिए इसको 9वीं अनुसूची में धकेला गया था।
तो इसलिए सबसे पहले हम लोग सदन में एक सार्थक चर्चा करेंगे, इसलिए हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। और सदन में अच्छा, मतलब आपका टारगेट विधानसभा से ज्यादा लोकसभा की ओर है? नहीं, अब लोकसभा और विधानसभा दोनों रहेगा, दोनों रहेगा। क्योंकि इस राज्य को अगर सुरक्षित करना है तो सही बात है, कुछ कानूनों को संसद का अधिकार बनता है, तो संसद में हम एक सार्थक चर्चा करेंगे, झारखंड की चीज़ों को वहाँ प्रेजेंट करेंगे। और झारखंड के लिए जिस प्रकार नागालैंड के लिए 371 के तर्ज पर है, विशेष प्रावधान है, हम लोग संसद में इस बात का चर्चा किया जाएगा और उससे मांग भी किया जाएगा कि झारखंड ने आज देश के कोने कोने को खनिज संपदा से प्रचुर मात्रा में देने का काम किया है, उसकी राष्ट्र की उन्नति में जब राज्य का योगदान है तो उस राज्य को एक विशेष राज्य के तहत या विशेष प्रावधान के तहत विशेष सुरक्षा देना चाहिए, ताकि विकसित राज्यों का उस राज्य के लोगों के साथ डोमिनेशन ना हो सके। मतलब विधानसभा के साथ साथ आपको संसद में मजबूती से आना होगा, तभी जाकर आप इसको ला पाएंगे। हाँ, निश्चय ही सदन में, संसद में भी हमारी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अनुसूची का 9 का मामला सदन का विषय है, जो लोकसभा राज्यसभा का विषय है, हम वहाँ पर इस पर चर्चा करनी होगी। तो वहाँ जाकर जब तक हम लोग सार्थक रूप से, तार्किक रूप से, लॉजिकली जब हम लोग चर्चा करेंगे तो गंभीरतापूर्वक पूरा देश भी सुनेगा, पूरा राज्य भी सुनेगा और सदन में बैठे लोग भी गंभीरतापूर्वक सुनेंगे कि आखिर वास्तव में इन 23 सालों में झारखंड के साथ हुआ क्या, कि आज झारखंड के लोग विवश हैं आंदोलन के लिए, आज झारखंड के लोग स्थानीयता को लेकर विवश हैं, तो इस चीज़ की सार्थक चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जबकि ये चीज जानते थे, संसद में वो बहुत मजबूत नहीं थे, उसके बावजूद इस तरह का जो उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया, विधानसभा में पास कर दिया और पूरे राज्य में जश्न मना लिए, हर जगह बैनर पोस्टर लगवा दिए, तो किस रूप में आप देखते हैं? विपक्ष के लोग कहते हैं ये सिर्फ ठगने का काम किए हैं। हाँ, निश्चय, क्योंकि उनको ईडी का समस्या था और उनके कुछ विधायक भी विपक्षी दलों के संपर्क में आ रहे थे, जिनमें आपके 3 विधायक कलकत्ता बंगाल वाला कांड भी हुआ था। तो उनकी जो सरकार थी वो अनबैलेंस हो रही थी और उनको इस बात का आभास हो रहा था कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी है, महाराष्ट्र में घट चुकी है, तो कहीं झारखंड में उस प्रकार की मतलब घटना को दोहराई ना जाए, इसलिए उन्होंने सरकार को बैलेंस करने के लिए अपनी एक तेज और प्रखर बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि 1932 आज 23 सालों का मुद्दा जस का तस है, उन्होंने उसे केंद्र के पाले में फेंका, जबकि उसके लिए उनकी कोई रणनीति नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, ना कोई चर्चा था, ना कोई राज्य से केंद्र के बीच कोई वार्ता थी। बीबीसी में एक पोस्ट उस टाइम वायरल हुआ था जब ये उन्होंने ये घोषणा की, उसके बाद जश्न मनाया। कहा गया था कि हेमंत सोरेन सिर्फ अपने राजनीतिक सिद्ध को साधने के लिए ऐसा किए कि पब्लिक के बीच में हम मैसेज दे देंगे कि हमने 1932 को पास कर दिया और केंद्र के पाले में फेंक देंगे राज्यपाल के पास और 9वीं अनुसूची के लिए। अगर केंद्र नहीं करती है तो केंद्र से सवाल करेगी जनता, हमसे नहीं। हाँ, बिल्कुल उनका ये प्रयास था, लेकिन मेरा मानना है उससे पहले सदन में एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जो भी हमारे सांसद हैं, 14 सांसद हैं, उन 14 सांसदों को अपने बाकायदा उन्हें सभी को अपनी चर्चाओं में भाग लेकर अपनी राज्य के हितार्थ के लिए केंद्र से इस बात की मांग करनी चाहिए कि जिस प्रकार बाकी राज्यों को आपने सुरक्षित रखा है, और ये स्वाभाविक है, झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अंग्रेज काल से अंग्रेजों ने भी समझा कि यहाँ के लोग बहुत सरल भोले भाले किस्म के लोग हैं और ये लोग मतलब सबसे ज़्यादा अपनी माटी को सम्मान करते हैं, तो उनकी माटी ना छीने इसलिए उन्होंने कभी विल्किंसन रूल लगाया, कभी CNT कानून यहाँ लगा के गए। तो इन चीज़ों को जब सदन में सार्थक चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि केंद्र को भी कहीं न कहीं, हमारी चर्चा केंद्र में नहीं होती है। मैं जब महाराष्ट्र गया था तो वहाँ एक चैनल से मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि ये बात आप हमको बताएं, इसीलिए समझ में आया कि झारखंड के साथ इतना अन्याय और शोषण हो रहा है। तो फिर आपके लोग जब तक बताएंगे नहीं, जो लोग पद में हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिनका पहुंच सदन तक है, वे लोग जब तक वहाँ रखेंगे नहीं, किसी नेशनल न्यूज़ के सामने रखेंगे नहीं झारखंड की समस्याओं को, बाकी दुनिया के लोग और भारत के लोग कैसे जानेंगे? तब तक वो कैसे चर्चा करेंगे यहाँ किस कानून की मतलब दरकार है? स्पष्ट है कि जयराम जी का जो आंदोलन है वो आपके झारखंडी हितों के लिए है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री या फिर सिर्फ विधानसभा के 81 सीट पर इनके जीतने से नहीं होगा, इनको बड़े तादाद में सांसद की भी जरूरत होगी। बिल्कुल ना? हाँ, बिल्कुल, जैसे अभी बात कीजिए, अभी देखिए सड़कों का चारों तरफ मायाजाल फैल रहा है। हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप यूपी में और बिहार में जो ज़मीन का दर लगाया गया है और जो झारखंड के सड़कों में चौड़ीकरण के लिए, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए जो दर लगाया जा रहा है, उसमें काफ़ी अंतर है। यहाँ 3000 8000 डिसमिल तक लिया जा रहा है। आखिर क्यों? न कहीं कुछ खामियां हैं हममें, कुछ त्रुटियां हैं हममें। अभी मैं बेंगलुरु गया था तो वहाँ लगभग 15 से 20 एकड़ का ज़मीन जो कि कंपनी जब सड़क बनाती है तो लेती है लीज में 5 साल के लिए, वहाँ अपना मटेरियल को इकट्ठा करती है, तो उसको 5 लाख रुपया प्रति मंथ दिया जा रहा है। और हमारे गांव के बगल में ठीक 20 एकड़ ज़मीन लिया गया था, मुझे याद है उनको सालाना मिला था, शायद 5 लाख की 10 लाख के बीच सालाना मिला था, तो बहुत अंतर है। अच्छा, आप बाहर राज्य गए हैं तो क्या वहाँ पे हमारे झारखंड के भाई लोग वहाँ सुरक्षित से रह रहे हैं? देखिए, उनमें संशय रहता है, डर रहता है, लेकिन चूंकि वे लोग मजदूर के रूप में हैं, इसीलिए मुझे लगता है उनके साथ कुछ ऐसा घटना नहीं घटता है। वो डर तो झारखंड में भी हो रहा है कि बाहर राज्य के लोग आएंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 32 खतियानधारी ही लोग जो है नौकरी पा पाएंगे। नहीं, चूंकि इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा,
1932 हो, जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो, खतियान आधारित हो, भाषा संस्कृति के आधार हो, 4-5 पैमानों में झारखंड की स्थानीयता को परिभाषित किया जाएगा और उस स्थानीयता को जब झारखंड की जो बहालियां होंगी उनमें इंक्लूड किया जाएगा और विशेषकर 3rd और 4th ग्रेड की जो वैकेंसियां तो होंगी। क्या चाहते हैं, बाहर के लोगों को नहीं, नौकरी नहीं। मिले या नहीं झारखंड में? उन्हें मिले। आज मान के चलिए प्रोफेसर की अगर हम बात करें, चाहे विनोबा यूनिवर्सिटी की बात करें, रांची विश्वविद्यालय की बात करें, छोड़ी मैं धनबाद की बात करता हूँ, वहाँ मुझे लगता है 95% जो प्रोफेसर हैं वो यूपी बिहार बंगाल के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो पहले अस्तित्व नेशनल भी है, नहीं था उनका। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। नेशनल लेवल का है, हमने तो बिल्कुल। वहाँ विरोध नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन अगर वो टीजीटी और पीजीटी में भी आएंगे तो फिर हमारे लोग कहाँ मतलब जाएंगे? एक जरा सा भी नहीं होना चाहिए उनका, 10%, नहीं, 10% 20% होना चाहिए। जो कितना परसेंट होना चाहिए आप बता दीजिए। लोग यही चीज पूछना चाहता है कि बिहारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या दूसरे राज्य के हो, क्या जयराम भाई उनको नहीं रहने देंगे यहाँ नहीं पर? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। 10% होना चाहिए, 10 से 15% के आसपास ओपन रहना चाहिए, जिसमें झारखंड के साथ बाकी राज्यों के लोग भी फॉर्म भर सकते मतलब 10-20 जो 1% का आंकड़ा है, इनके लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, संपूर्ण नहीं, लेकिन इनके लोगों को मजबूत तरीके से अधिकार मिलना चाहिए और बाहरी भाइयों को भी इनका विरोध हैं। अब नहीं है। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बहुत सारा कमेंट दिखाऊंगा। अभी मुझे जस्ट एक साइंटिस्ट मेरी बात हो रही थी, मैं उनका आपको अगर लगे तो मैं अभी जस्ट नंबर सेव किया, क्योंकि आपको लगे कि मैं बनावटी बात कह रहा हूँ। मैं अभी जस्ट आज ही मेरे एक साइंटिस्ट से बात हुई, मैं नाम उनका सार्वजनिक करूंगा, अभी जस्ट रुकिए, मैं दिखाई देता हूँ आपको चैनल को। ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चों वाला आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को बहुत सारे लोग सार्थक समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सेकेंड, अभी जस्ट आज ही हमारी बात हुई। हाँ, देख सकते हैं, मैं उनका नाम ढक दे रहा हूँ, साइंटिस्ट। हाँ, लिखा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी यही कहा कि मैं झारखंड से हूँ और फिलहाल मैं भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है, BARC, वहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ, एक बहुत हाई लेवल का पदाधिकारी हूँ। लेकिन मुझे भी लगता है कि जो मुद्दा आप लोग उठाएं स्थानीयता का, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे देश में विविधता है। अगर आप राज्य के लिए रिजर्वेशन नहीं रहेगा, राज्य के लोगों की नौकरियों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, तो झारखंड के लोगों में अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वे लोग चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में तैयारी करने वाले छात्रों के साथ कम्पीट कर पाएंगे और उनके पास किसी प्रतियोगिता में बैठकर उनकी बराबरी कर पाएंगे। ये आपके मुद्दों की बात, जन मुद्दों की बात, और आप कहते हैं कि 1932 जन मुद्दा, अगर जन मुद्दा था तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो रघुवर दास के साथ में और 1985 को सपोर्ट करते हुए घोषणा कर दिए थे, उनकी पत्नी फिर भी रामगढ़ विधानसभा से चुनाव कैसे जीत गई? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज धनबल का एक बहुत बड़ा माहौल बनता है। जनता को, हिटलर ने एक लाइन कहा था कि जनता को इस प्रकार से निचोड़ लिया जाए ताकि जिंदा रहने का मतलब ही विकास समझा जाए। तो जनता को इस प्रकार से डैमेज कर दिया गया है, उनके हक अधिकार, रोजगार को इस प्रकार से डैमेज कर दिया गया है कि उनको अगर 5 साल में कोई 5 दिन खाना खिला देगा तो उनका गुणगान करेगा। तो ये क्या है, स्थिति एक ऐसी तैयार कर दी गई है, एक आम व्यक्ति को इतना दुर्बल कर दिया गया है, इतना निर्बल कर दिया गया है कि उसके लिए 5 दिन ही जीवन का मतलब रह जाता है। अभी माननीय सांसद जी की आपने बात कही, तो आप देख रहेंगे कि बुढ़ाखाप की महिलाएं पद यात्रा करके रामगढ़ से रांची गईं, राजभवन गईं, लेकिन वही शख्स आप जाके जिनके खिलाफ वो आंदोलन था, जिस कंपनी के खिलाफ, उनके ऑनर के बेटे को बर्थडे में जाके केक खिला रहे हैं। तो ये चीज़ें जनता के सामने स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जिससे काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में परिवर्तन होना चाहिए। 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ने का मादा रखने वाले और जीत कर अगला सूरज बनने वाले हमारे जयराम जी, डुमरी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, रामगढ़ का उपचुनाव हुआ, क्यों नहीं अपने लोगों को या खुद क्यों नहीं उतरे? देखिए, मेरा मानना है कि जब हम लोग अगर उपचुनाव में आते तो लोगों को ये लगता है कि हम लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और मैं कहना चाहूँगा कि हमने राजनीतिक आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा नहीं है। आकांक्षा अलग विषय है और महत्वाकांक्षा अलग विषय है। तो हम लोग ये चीज़ रखते हैं कि राज्य की भलाई के लिए राजनीति करें, निजी भलाई के लिए नहीं। हम मानते हैं अगर रामगढ़ में हम लोग आते, डुमरी में आते, तो 2 सीटों में 1 सीट तो हमको भी विश्वास है कि हम लोग बेहतर स्थिति में होते, या तो हो सके जीत भी सकते थे। लेकिन हमारा मानना है कि हम लोग 2024 में एक फ्रेश चुनाव लड़ेंगे, जिससे जनता को भी ये संदेश जाएगा कि हम लोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं, राज्य के हितार्थ के लिए चुनाव में आए हैं। सबसे पहली बात है कि भारत एक ऐसा देश है जो भारत के संविधान को बहुत करीब से पढ़ना होगा। भारत के संविधान में कहा भी जाता है और उसी बात को फिर नहीं भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में इस बात का जिक्र है कि आपके पास शायद 170 या आसपास है कि आपके पास कम से कम 60 विधायक होने चाहिए। लेकिन उसी भारतीय संविधान में अरुणाचल प्रदेश के लिए साफ शब्दों में लिखा है और 2-3 राज्यों के लिए साफ शब्दों में लिखा है कि आप 30 विधायक से भी काम चला सकते हैं। तो अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान तो दोनों तरह से बात करता है कि आप 60 विधायक कम से कम होना चाहिए, और फिर कुछ राज्यों को कहता है आप 30 विधायक में भी राज्य सरकार चला सकते हैं। इस बार आप 81 विधानसभा सीट पर आपकी पार्टी लड़ेगी? बिल्कुल, हम लोग बहुमत की सीटों पर लड़ेंगे।